नमस्कार दोस्तों। इस दुनिया में ऐसे दरिंदों की कमी नहीं जो इंसान होते हुए भी अपने कर्मों से शैतान बन गए, जिन्होंने ऐसी वारदातों को अंजाम दिया जिन्हें सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मानवीय इतिहास में ऐसे कई सीरियल किलर रहे जिनकी करतूतें जानकर आज भी लोग सहम जाते हैं। ऐसा ही एक नाम था हेराल्ड शिपमैन का। He is now the biggest convicted killer in recent legal history. Shipman was given 15 life sentences. The judge said his actions defied description. It's now emerging that Shipman was probably responsible for many more deaths. लोग उसे अपनी जिंदगी की डोर भरोसे के साथ सौंपते थे और वो उनको मौत के रास्ते पर धकेल देता था। बात हो रही है उस हैवान की जो पेशे से तो डॉक्टर था, लेकिन अपनी हैवानियत के चलते वो डॉक्टर डेथ के नाम से लोगों के दिलो दिमाग पर छा गया। We began to think that Dr. Shipman had killed my mother, but it was very, very difficult to believe, and we kept going over and over it and thinking round and round it and thinking, well, it must be Dr. Shipman, but it can't be. जब इंसान बना एनिमल की इस कड़ी में हम आपको ऐसे सीरियल किलर से रूबरू करा रहे हैं जिसकी दरिंदगी की दास्तां सुनकर आज भी लोग कांप जाते हैं। Now, Dr. Harold Shipman is regarded in modern times as the most prolific convicted serial killer in Britain. I'm sure you've had enough time to take a decent photograph. It was greed which was his final undoing. डॉक्टर डेथ का असली नाम हेराल्ड फ्रेडरिक शिपमैन था, जिसे लोग फ्रेड शिपमैन के नाम से भी जानते थे। वो पेशे से डॉक्टर ही था और उसने 1972 से 1998 तक लंदन में ही प्रैक्टिस की थी। हालांकि उसने डॉक्टरी के पेशे में ऐसी बहसत दिखाई कि उसे मॉडर्न हिस्ट्री के सबसे खूंखार सीरियल किलर में शुमार कर लिया गया। हेराल्ड फ्रेडरिक शिपमैन का जन्म 14 जनवरी 1946 के दिन नॉटिंघम में हुआ था। वो अपने माता पिता की 3 संतानों में दूसरे नंबर का बच्चा था। उसके पिता का नाम भी हेराल्ड फ्रेडरिक शिपमैन था, जो लॉरी ड्राइवर थे। वहीं माँ वेरा भी जॉब करती थी। जब फ्रेड शिपमैन 11 साल का था, उस वक्त उसके पिता का निधन हो गया। जब उनकी माँ को टर्मिनल फेफड़ों के कैंसर का पता चला तो उन्होंने स्वेच्छा से उनकी देखभाल की, देखरेख की, क्योंकि उन्होंने मॉर्फिन के सेवन से उनकी पीड़ा पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव से प्रभावित होकर मना कर दिया। जब तक कि 21 जून 1963 को वो इस बीमारी से पीड़ित नहीं हो गई। उनकी मृत्यु से बहुत दुख हुआ। वो मेडिकल स्कूल जाने के लिए दृढ़ थे और 2 साल बाद प्रशिक्षण के लिए उन्हें लीड्स यूनिवर्सिटी मेडिकल स्कूल में भर्ती कराया गया था, क्योंकि वो अस्पताल में इंटर्नशिप करने से पहले पहली बार अपनी प्रवेश परीक्षा में असफल हो गए थे। वो अभी भी अकेला था। वो 19 साल की उम्र में अपनी भावी पत्नी प्रिमरोज से मिला और वो जब 17 साल की थी तब उनकी शादी हो गई और वो अपने पहले बच्चे के साथ 5 महीने की गर्भवती थी। 1974 तक वो 2 बच्चों के पिता थे और टोड मॉडर्न यॉर्कशायर में एक मेडिकल प्रैक्टिस में शामिल हो गए थे, जहां वो शुरू में एक पारिवारिक चिकित्सक के रूप में फले फूले। कथित तौर पर दर्द निवारक दवा पेथिडाइन के आदी होने से पहले उन्होंने बड़ी मात्रा में दवा के लिए जाली नुस्खे बनाए और 1975 में उनके चिकित्सा सहयोगियों द्वारा पकड़े जाने पर उन्हें यह अभ्यास छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। उस समय उन्होंने दवा पुनर्वास कार्यक्रम में प्रवेश किया था। बाद की पूछताछ में उन्हें जालसाजी के लिए एक छोटा सा जुर्माना और सजा मिली। कुछ साल बाद शिपमैन को हाइड में डोनीब्रुक मेडिकल सेंटर के स्टाफ में स्वीकार कर लिया गया, जहां उन्होंने खुद को एक मेहनती डॉक्टर के रूप में स्थापित किया जो मरीजों और सहकर्मियों के विश्वास का समान रूप से आनंद लेते थे। हालांकि कनिष्ठ कर्मचारियों के बीच उनकी अहंकारी प्रतिष्ठा थी। वो लगभग 2 दशकों तक वहां स्टाफ में रहे और उनके व्यवहार व अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवरों की केवल मामूली दिलचस्पी थी। स्थानीय उपक्रमकर्ता ने देखा कि डॉक्टर शिपमैन के मरीज असामान्य रूप से उच्च दर से मर रहे थे और उन्होंने मृत्यु में समान मुद्राएं प्रदर्शित की। अधिकांश पूरी तरह से कपड़े पहने हुए थे और आमतौर पर बैठे हुए थे या सोफे पर लेटे हुए थे। वो इतना चिंतित था कि उसने इस बारे में सीधे शिपमैन से संपर्क किया, जिसने उसे आश्वस्त किया कि चिंता करने की कोई बात नहीं है। We were absolutely staggered. We totally couldn't explain this at all. This, in addition to the undertaker's observations that they too were attending far more of Dr. Shipman's death than any other doctor in Hyde. बाद में एक अन्य चिकित्सा सहयोगी डॉक्टर सुसान बूथ को भी समानता परेशान करने वाली लगी
और स्थानीय कोरोनर कार्यालय को सतर्क कर दिया गया, जिसने फिर पुलिस से संपर्क किया। एक गुप्त जांच हुई, लेकिन शिपमैन को बरी कर दिया गया क्योंकि ऐसा प्रतीत हुआ कि उसके रिकॉर्ड सही थे। 1946 में जन्मे शिपमैन ने 1965 में लीड्स विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ मेडिसिन में दाखिला लिया और एक सामान्य चिकित्सक बन गए। द गार्जियन की एक रिपोर्ट के अनुसार कॉलेज की पढ़ाई के दौरान ही उन्हें दर्द निवारक दवाओं की लत लग गई थी। बड़े होने के दौरान उन्होंने 17 साल की उम्र में कथित मॉर्फिन ओवरडोज के कारण अपनी मां को खो दिया, जब वो फेफड़ों के कैंसर से जूझ रही थी। मेडिको लीगल सोसाइटी की एक पत्रिका में प्रकाशित एक संपादकीय में कहा गया है कि उनकी मां के डॉक्टर ने उन्हें उनके कष्टों से राहत दिलाने के लिए मॉर्फिन की अधिक खुराक दी थी। इससे शिपमैन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा। रिपोर्ट के अनुसार ये अपने मरीजों, जो ज़्यादातर मध्यम आयु वर्ग या बुजुर्ग महिलाएं थी, को राहत देने का उनका तरीका बन गया। रेडियो टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार एक जीपी यानी जनरल फिजिशियन के रूप में अपने अभ्यास के दौरान उन्होंने अपने मरीजों को डाइमॉर्फिन के इंजेक्शन दिए, जो हेरोइन का चिकित्सकीय नाम है। अपनी इस कार्यप्रणाली के कारण उसने डाइमॉर्फिन को या तो गलत तरीके से लिखकर या कैंसर रोगियों की मृत्यु के बाद उनसे लेकर इसका भंडारण कर लिया था। कई मौतों में कोई संदेह नहीं जताया गया क्योंकि वो प्राकृतिक कारणों से मृत्यु प्रमाण पत्र पर हस्ताक्षर करते थे, लेकिन आखिरकार लोगों ने उनकी देखरेख में मरीजों की इतनी अधिक मृत्यु दर पर सवाल उठाना शुरू कर दिया। उनका सबसे छोटा शिकार 4 साल का बताया गया। द इंडिपेंडेंट की रिपोर्ट के अनुसार लड़की की 10 मिनट के भीतर हत्या कर दी गई, जब उसकी मां थोड़ी देर के लिए दूर चली गई थी। 4 साल के बच्चे से लेकर 80 साल की महिला तक डॉक्टर ने किसी को नहीं बख्शा। हालांकि एक जीवित व्यक्ति ऐसा था जिसने बाधाओं को हरा दिया और शिपमैन द्वारा अपना जीवन समाप्त करने की कोशिश के बाद जीवित वापस आ गया। डॉक्टर डेथ से बचने वाली एकमात्र मरीज इलेन ओसवाल्ड ने द इंडिपेंडेंट को बताया कि एक दिन शिपमैन द्वारा उसे सुई चुभवाने के बाद वो बेहोश हो गई थी। उन्होंने कहा, मैं ठीक से देख नहीं पा रही थी। वहाँ लोग मेरे चेहरे पर थप्पड़ मार रहे थे, मुझे सोने से मना कर रहे थे। वे कह रहे थे, लड़ो, इससे लड़ो। घटना के बाद वो 4 दिनों तक अस्पताल में रही। घर लौटने पर उसने पाया कि शिपमैन उसका बहुत ध्यान रखता है। 3 दिनों के भीतर शिपमैन द्वारा रात के खाने में उसका और उसके पति का मनोरंजन भी किया जाने लगा। जब भी उसकी बीमारी के बारे में चर्चा होती तो उसे बताया जाता कि उसे शिपमैन द्वारा निर्धारित ओपिएट आधारित दर्द निवारक दवाओं से गंभीर एलर्जी है। ओसवाल्ड शायद एकमात्र भाग्यशाली थी जो उसने मौत को चकमा दे दिया। रिपोर्ट में कहा गया है कि हत्याएं काफी समय तक चलती रहीं, लेकिन सिलसिला टूटने लगा और लोगों को संदेह होने लगा। मार्च 1998 में एक टैक्सी ड्राइवर जॉन शॉ ने पुलिस से बात करते हुए कथित तौर पर कहा कि उसे संदेह है कि शिपमैन ने 21 मरीजों की हत्या कर दी है। उनका बयान तब आया जब उन्होंने देखा कि जिन बुजुर्ग महिलाओं को वो मेडिकल सेंटर ले जा रहे थे, वो अच्छी सेहत के बावजूद शिपमैन की देखभाल में मर रही थी। अगस्त 1998 के दौरान ब्रूक सर्जरी की डॉक्टर लिंडा रेनॉल्ड्स ने शिपमैन के मरीजों के हाई डेथ रेट को लेकर चिंता जाहिर की। दरअसल शिपमैन के जितने भी मरीजों की मौत हुई थी, उनमें बुजुर्ग महिलाओं की संख्या काफ़ी ज़्यादा थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच तो की, लेकिन उनके हाथ ऐसा कोई सबूत नहीं लगा जिससे शिपमैन को गिरफ्तार किया जा सके। जब तक ये जांच बंद हुई, तब तक डॉक्टर डेथ ने 3 और मरीजों का कत्ल कर दिया था। रेडियो टाइम्स की रिपोर्ट के अनुसार शिपमैन की आखिरी पीड़िता कैथलीन ग्रुंडी जून 1998 में अपने घर में मृत पाई गई थी और शिपमैन उसे जीवित देखने वाला आखिरी व्यक्ति था। बेटी एंजेला ब्रूडफ, जो एक वकील थी, को एक वकील ने बताया कि उसकी मां ने एक अप्रमाणिक दिखने वाली वसीयत बनाई थी, जिसथा कि ग्रुंडी ने शिपमैन के लिए 3,86,000 पाउंड छोड़े थे, यानी इंडियन करेंसी में होगा 4,08,50,806 रुपए के लगभग। वुडरफ ने इसकी सूचना पुलिस को दी, जिसके बाद जांच शुरू हुई। जांच के दौरान ग्रुंडी के शरीर में हेरोइन के अंश पाए गए। रेडियो टाइम्स के लेख में कहा गया है कि फोरेंसिक वैज्ञानिकों ने कहा कि उनकी मृत्यु मॉर्फिन या डाइमॉर्फिन की एक महत्वपूर्ण मात्रा के उपयोग या प्रशासन के अनुरूप थी और मॉर्फिन के ओवरडोज के कारण होने वाली मौतों में भी इसी तरह के मूल्य देखे गए हैं। पुलिस अंततः इस नतीजे पर पहुंची कि वसीयत फर्जी थी और 7 सितंबर 1998 को शिपमैन को गिरफ्तार कर लिया गया। ट्रैक को छुपाने के लिए डॉक्टर शिपमैन ने अपने मरीजों की फाइलों में फर्जी प्रविष्टियां की थी।
हालांकि वीजा कार्ड विवरण से पता चला कि अतिरिक्त प्रविष्टियां किए जाने के समय वो कहीं और था। उनके कई मरीजों के शव निकाले गए और मॉर्फिन की जांच की गई। कार्यस्थल पर उनके कंप्यूटर की जांच की गई और जब मेडकॉक पर अतिरिक्त प्रविष्टियां की गई और तारीखें बदली गई तो इसकी हार्ड ड्राइव का पता चला। मुकदमे से पहले कारावास के दौरान उनका मानना था कि पुलिस उन्हें मारने की साजिश रच रही थी, आश्चर्यजनक रूप से उसी तरह जैसे उन्होंने अपने मरीजों को मार डाला था। वो शुरू में मैनचेस्टर की स्ट्रेंज वे जेल में थे, फिर उन्होंने बाद में 1998 में प्रेस्टन जेल और उसके बाद लिवरपूल की वाल्टन जेल में ले जाया गया। 5 अक्टूबर 1999 को उन्हें पहली बार अदालत में पेश किया गया और उन पर हत्या के 15 मामले और फर्जी वसीयत बनाने का आरोप लगाया गया। ये यात्रा 11 अक्टूबर 1999 को शुरू हुई और 57 दिनों तक मैराथन चली। जूरी 24 जनवरी को सेवानिवृत्ति हो गई और 31 जनवरी 2000 तक विचार विमर्श किया गया। शाम 4:44 पर उन्हें दोषी ठहराया गया और जालसाजी के लिए 15 आजीवन कारावास और 4 साल की सजा दी गई। Britannica.com के अनुसार शिपमैन को हत्या के 15 मामलों और जालसाजी के एक मामले में दोषी ठहराया गया था। उनका स्वयं का अंत जनवरी 2004 में उनके 58वें जन्मदिन से एक दिन पहले हुआ। More could have been done to protect the patients who came here. Warnings went unheeded, and it's clear that the whole system for checking up on GPs is inadequate, not just here but everywhere. There will now be a government inquiry. It's certain to lead to tighter controls on the medical profession. शिपमैन ने जेल की कोठरी में फांसी लगाकर अस्पष्ट रहे। कई ऐसे सिद्धांत थे जो संभावित कारण का अनुमान लगाते थे कि वो हत्या। ब्रिटानिका लेख में कहा गया है कि जबकि कई लोगों का मानना था कि वो अपनी मां की मौत का बदला लेना चाहता था, दूसरों ने अनुमान लगाया कि ये इच्छा मृत्यु थी जिसे उसने सोचा था कि वो अभ्यास कर रहा था। लेख में कहा गया है, तीसरी संभावना ये जताई गई कि उन्हें इस ज्ञान से खुशी मिली कि एक डॉक्टर के रूप में उनके पास अपने मरीजों पर जीवन या मृत्यु की शक्ति थी। शिपमैन ने अपने मरीजों को क्यों मारा, जिससे लगभग 300 और बहुत अस्पष्ट हैं। क्या उसने अपनी मां की पीड़ा देखी थी और विश्वास किया था कि एक विश्वसनीय और मैत्रीपूर्ण चिकित्सक की सिरिंज के कारण अचानक मृत्यु एक बेहतर विकल्प था है जो सभी उसके प्रति वफादार रहे। 2000 में शिपमैन को इस सिफारिश के साथ आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई कि उसे कभी रिहा नहीं किया जाएगा। मैं सोच रहा था ताकि उसकी पत्नी को उसकी पेंशन की एक मुश्त राशि मिल सके। उसकी मौत से ये सवाल मंडरा रहा है कि उसने हत्या क्यों की। ये समझाने के लिए कई सिद्धांत सामने रखकर राय पेश करते हैं कि उन्होंने दया की पेशकश के एक गलत तरीके के रूप में बुजुर्गों को डायमार्फिन का इंजेक्शन लगाया। फिर भी दूसरों का सुझाव है कि डॉक्टर के पास ईश्वरीय शक्ति थी और उसे बस ये साबित करने की जरूरत थी कि वो जीवन ले भी सकता है और बचा भी